साथियों नमस्कार। वीसी जोधपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सबका फिर से स्वागत। साथियों, बीएसटीसी और पीटीटी की संपूर्ण कक्षाओं की सीरीज में मैं आज अपनी शिक्षण अभिक्षमता की अगली कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं। आशा है बीएसटीसी और पीटीटी के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, उनका अभ्यास अच्छा चल रहा है। आपको अग्रिम शुभकामनाएं और मेहनत करते रहने की हिदायत। चलिए साथियों, आज हम अपने शिक्षण अभिक्षमता के अगले टॉपिक पर चर्चा शुरू करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, चिंतन का विषय है। जितना अच्छे से हम समझेंगे और इसको ग्रहण करेंगे उतना ही हम प्रश्नों में बेहतर कर पाएंगे। साथियों, आज के टॉपिक में हम हेडिंग दर हेडिंग बात करेंगे। वैसे आप नोट्स को लिखते रहेंगे और चिंतन का प्रयास करते रहेंगे, प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे। इसी प्रकार हम अपने एप्टीट्यूड को डेवलप करेंगे। शिक्षण अभिक्षमता जो विषय है, मैं बार बार कहता हूं, चिंतन से रिलेटेड विषय है, अभ्यास से विकसित होगा और एप्टीट्यूड जितना स्ट्रांग होगा उतने अपने बीएसटीसी और पीटीटी दोनों में अंकों में सुधार होगा। अच्छे अंकों के साथ हम परीक्षा को पास करेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले सृजनशीलता या सृजनात्मकता जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति पर, इसके ओरिजिन पर बात करते हैं। हिंदी का यह शब्द सृजनात्मकता या फिर सृजनशीलता, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देखते हैं हम इसका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ। तो साथियों, संस्कृत का एक क्रियापद जिसको संस्कृत में धातु कहते हैं, सृज धातु से सृजनशीलता का या सृजनात्मकता की उत्पत्ति हुई है, संस्कृत के धातु सृज से। और इसका अर्थ क्या निकलता है? तो इस धातु का अर्थ निकलता है रचना करना, रचना करना, टू क्रिएट समथिंग, कुछ भी नया बनाना, एकदम नया। साथियों, अब बनाना शब्द का इसके लिए प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि बनाने में वो नवीनता नहीं है, वो क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ भी मौलिक रूप से पेश करने वाली बात नहीं है बनाने में। रचना जो शब्द है वो रचना कहती है कि कुछ भी नया बनाना, एकदम नया, जो पहले कभी किसी ने ना बनाया हो, या फिर संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए उससे भी श्रेष्ठ वस्तु बनाकर पेश करना। इसके लिए हम रचना शब्द का प्रयोग करते हैं। बात हुई है सिर्फ और सिर्फ सृजनात्मकता, सृजनशीलता शब्द का जो अर्थ है, उसकी ओरिजिन है, वो कहां से हुई है, इतनी। ये संस्कृत के सृज धातु से बना है और इसका अर्थ होता है रचना करना। तो ध्यान रखना, सृजनात्मकता शब्द का अगर अर्थ दो शब्दों में, तीन शब्दों में पूछा जाएगा तो सबसे श्रेष्ठ अर्थ होगा रचना करना या फिर नवीन रचना करना। नवीन शब्द एक नया जुड़ सकता है। बाकी संस्कृत के सृज धातु का जो अर्थ है उसी के अकॉर्डिंग इसका अर्थ रहने वाला है। चलिए साथियों, शब्द का अर्थ और ओरिजिन समझने के बाद हम परिभाषा की बात करते हैं कि सृजनशीलता को या सृजनात्मकता को हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं। जैसे कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड की अपनी पिछली कक्षाओं में एक बात करते आए हैं कि किसी टॉपिक विशेष के संबंध में विद्वानों ने कुछ विशिष्ट कथन या परिभाषाएं दिए, तो उस पर हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि उन व्यक्तियों ने, उन लोगों ने अगर इन विषयों पर इतना गहन चिंतन किया है, विचार विमर्श किया है, तो उनसे आवश्यक रूप से कुछ खास बातें हमारे सामने आई होगी। तो तमाम परिभाषाओं में से जो दो परिभाषाएं, तीन परिभाषाएं मुझे श्रेष्ठ लगी, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखिए साथियों, पहला कथन या पहली परिभाषा इस प्रकार है कि सृजनशीलता वह योग्यता है, वह योग्यता है जो नवीन शब्दों को देखकर असाधारण विचार प्रकट करती है। नवीन शब्दों को देखकर असाधारण विचार प्रकट करती है। साथियों, नवीन शब्दों को देखने का मतलब सिर्फ लिखे हुए शब्द देखना नहीं है। नवीन परिस्थितियां हो सकती है, नई चीजें हो सकती है, नए लोग हो सकते हैं। उन सब के लिए यहाँ पे नवीन शब्द, इस वर्ड का प्रयोग हुआ है। देखकर असाधारण विचार प्रकट करती है, विचार प्रकट करती है। अब कौन करती है? तो योग्यता करती है। अब बात पूरी इस प्रकार होगी कि सृजनात्मकता वह योग्यता है जो नवीन शब्दों को देखकर असाधारण विचार प्रकट करती है। यह जो परिभाषा है आइजेंग के द्वारा दी गई है। आइजेंग नामक मनोविज्ञान के, शिक्षा शास्त्र के विद्वान हुए हैं, ज्ञाता हुए हैं, जिन्होंने ये परिभाषा हमारे लिए प्रस्तुत की है। तो इसको देखकर कुछ समझते हैं। देखिए, सृजनात्मकता, पहली बात तो ये योग्यता है। तो ध्यान रखना, ये एबिलिटी है, ये गुण है। सृजनात्मकता वस्तु नहीं है, ये गुण है। एक प्रकार से इसको हम विशेषता भी कह सकते हैं, योग्यता भी कह सकते हैं, जो व्यक्तित्व में पाई जाती है। दूसरी चीज देखो, नवीन शब्दों को देखकर,
मतलब सृजनात्मकता आती कैसे है, तो नई नई परिस्थितियां, नई नई वस्तुएं और नए नए हालातों को फेस करके आदमी कुछ असाधारण करता है, ऐसा नया करता है, ऐसी मौलिक चीज बनाता है जैसी पहले किसी और ने नहीं बनाई हो। तो इससे अपने को समझ में आता है कि सृजनात्मकता का जो उत्पादन होता है वो असाधारण होता है। सृजनात्मकता के परिणाम स्वरूप जो नई चीजें बनकर आती है वो नॉर्मल नहीं होती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, असाधारण होती है। और ये विचार प्रकट करने वाले आइजेंक महोदय। इसके साथ हम एक दूसरी और परिभाषा पर, एक और कथन पर चर्चा करेंगे। देखिए, सृजनात्मकता से तात्पर्य, सृजनात्मकता से तात्पर्य है, तात्पर्य है आंशिक रूप से नई वस्तु बनाना या आंशिक रूप से नई वस्तु का निर्माण करना, आंशिक रूप से नई वस्तु का निर्माण करना। ये जो परिभाषा है ये पेश की गई है स्ट्रेंगर के द्वारा। स्ट्रेंगर किसी भी परिभाषा के साथ परिभाषा देने वाले, कथन कहने वाले शिक्षाविद का नाम याद रखना, रटकर याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सीधा सीधा आपको याद रह सकता है तो आप याद करें, इससे आपको आगे की मतलब परीक्षाओं में फायदा होगा। जैसे कि आप बीएसटीसी और पीटीटी करते हैं तो इन बातों को हमें आगे बीएसटीसी पीटीटी खत्म करके शिक्षण भर्ती परीक्षाओं में जाते टाइम ये चीजें हमारा फिर साथ देगी। साथियों, ध्यान रहे कि अपना जो एकेडमिक नॉलेज है वो हमेशा साथ रहता है। जो सीखा है वो देर सवेर हमारे काम आता ही है। सीखी हुई बात कभी भी मतलब जाया नहीं होती है, अ, फालतू की नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हमारी लाइफ में जरूर होता है। इसीलिए आप इन चीजों को उतने ध्यान से पढ़ें कि आपकी इस परीक्षा को पास करने के बाद का जो प्रतियोगी जीवन आएगा उसमें भी ये चीजें हमारा साथ दे। तो देखिए साथियों, इस परिभाषा का क्या अर्थ निकल कर आता है, इससे हम क्या समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए। सृजनात्मकता से तात्पर्य आंशिक रूप से, आंशिक रूप से का मतलब है पूरी तरह से नया नहीं बनाना, लेकिन किसी पूर्व में बनाई हुई चीज में कुछ परिवर्तन करके नया बनाना। तो बिल्कुल हम इसको भी गलत नहीं कह सकते। आंशिक रूप से बनाने का मतलब है, मान लो कोई व्यक्ति है जो लकड़ी का प्रयोग करके एक अद्भुत वस्तु बनाता है, मानव उपयोग की या बहुत ज्यादा सुंदर वस्तु बनाता है, तो वो वस्तु बनाने के बाद आवश्यक रूप से हम कहेंगे वाह क्या क्रिएटिव आदमी है, यानी क्या सृजनशीलता है, क्या कला है, क्या अद्भुत रचनात्मकता है, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे उसके लिए। मतलब लकड़ी को तो उसने नहीं बनाया, लकड़ी एक नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है, लेकिन उसको कुछ परिवर्तित करके, उसमें कुछ आंशिक सुधार करके उसने जो अद्भुत वस्तु हमारे सामने पेश की है, उसकी जो उसकी योग्यता है, उस योग्यता को हम सृजनशीलता कहेंगे या सृजनात्मकता कहेंगे। नई वस्तु का निर्माण करना, आंशिक रूप से, पूरी तरह से नई नहीं करे, फिर भी कच्ची सामग्री का प्रयोग करके अच्छी वस्तु का निर्माण करना। तो साथियों, इस प्रकार से दोनों परिभाषाओं से हमारे सामने बातें क्लियर होती है कि पहली चीज तो असाधारण चीजें बनेगी, सृजनात्मकता का परिणाम होगा असाधारण चीजें बनाकर असाधारण विचार प्रकट करना, और दूसरी चीज होगी नई वस्तु का निर्माण करना। कुल मिलाकर हम सृजनात्मकता या सृजनशीलता से यह समझ सकते हैं परिभाषाओं से कि आवश्यक रूप से कुछ न कुछ नया बनाया जाए, कुछ ऐसा बनाया जाए जो पहले बहुत कम लोगों ने प्रयास किया है और एकदम से नया पहली बार बनाया गया है। तो इस नई चीज को बनाने की जो योग्यता है, जो गुण है, उसको कहेंगे हम सृजनात्मकता या सृजनशीलता। और जो व्यक्ति सृजनात्मकता या सृजनशीलता का गुण धारण करता है उस व्यक्ति को कहते हैं सृजनशील व्यक्ति। और यहां पर बात कर रहे हैं हम शिक्षण अभिक्षमता की, तो हमारी नजर में शिक्षक का भी सृजनशील होना जरूरी है और विद्यार्थी को भी सृजनशीलता की तरफ अग्रसर करने की भी आवश्यकता है। तो इस टॉपिक की शिक्षण अभिक्षमता में उपयोगिता क्या है, तो ध्यान देना कि एक शिक्षक को क्रिएटिव होना चाहिए, सृजनशील होना चाहिए, ताकि वो भविष्य में समाज और राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों में सृजनशीलता के गुण भर सके, उनको सृजनशील बना सके। क्योंकि जो व्यक्ति नया बनाने की, कुछ नया उत्पादित करने की, नया आविष्कार करने की योग्यता रखेगा, वो समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा और समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में उसका उतना ही अच्छा योगदान रहेगा। तो साथियों, परिभाषा और अर्थ से इतनी बात क्लियर हुई है कि सृजनात्मकता का मतलब होता है नया बनाना, बिल्कुल वैसा पेश करना जैसा पहले किसी और ने पेश ना किया हो। शॉर्ट टॉपिक है साथियों, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। बस मेरा अंतिम उद्देश्य यह है कि आप दो चीजें समझ जाएं, एक तो इस अवधारणा का अर्थ क्या होता है और दूसरा
इसकी खासियतें कौन कौन सी होंगी। जैसे प्रश्न यहाँ से इस प्रकार पूछे जाते हैं कि एक सृजनशील व्यक्ति में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाएगी, निम्न में से कौन सा एक गुण सृजनशील बालक का है, या सृजनात्मक के विकास के लिए कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अक्सर ऐसे शिक्षण अभिक्षमता के प्रश्नों में हम देखते हैं कि आप एक अध्यापक के रूप में या कोई अध्यापक अपने छात्रों में सृजनशीलता का विकास करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां करवा सकता है, कौन कौन से कार्यक्रम करवा सकता है। तो इस संबंध में हम आगे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक छोटा सा वर्ड, आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? सृजन क्षमता के लिए, सृजनशीलता के लिए होता है। ये विचार एकदम से आया दिमाग में, बता देता हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स ये एक प्रकार की थिंकिंग होती है। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इस शब्द का प्रयोग इस संबंध में किया जाता है कि क्या रटी रटाई बातों पर चिंतन कर रहे हो, क्या रूढ़िवाद पर चल रहे हो, क्या पुरानी ही चीजों को लेकर बैठे हो। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स यानी एक बॉक्स से बाहर आकर सोचो। हमारा जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आकर सोचो, दायरों को बड़ा करो, यानी कोई भी सीमा नहीं होनी चाहिए। सृजनशील व्यक्ति जब चिंतन करता है तो उसके चिंतन पर, उसकी सोच पर, उसकी कल्पना पर कोई बाधा नहीं होती, कोई भी उस पर रोक नहीं होती है। हम अपने समाज में, राष्ट्र में देखते हैं वैज्ञानिक लोग, आविष्कारकर्ता, अनुसंधानकर्ता, कवि, ये लोग जो नए नए आविष्कार और नई नई रचनाएं करते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, यानी ये दायरे में घिरी हुई सोच से बाहर जाकर सोचते हैं और ऐसा नया करने की योग्यताएं रखते हैं। तो शब्द आउट ऑफ द बॉक्स किसके लिए प्रयोग होता है? तो सृजनशीलता के लिए होता है या सृजन क्षमता के लिए होता है। अब जैसा कि हम अपनी हर अवधारणा में एक हेडिंग लेते आए कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसके गुण क्या है, यानी कैसी परिस्थिति में हम सृजनशीलता या सृजनात्मकता कह सकते हैं। तो इसको हम अपनी इस हेडिंग से समझ सकते हैं, सृजनशीलता की विशेषताएं, या फिर कह सकते हैं सृजनशील व्यक्ति की विशेषताएं। सृजनशील व्यक्ति की विशेषताएं, उसमें कौन कौन से विशेष गुण पाए जाएंगे। क्योंकि अगर हम ये नहीं समझ पा रहे कि सृजनशील व्यक्ति में कौन कौन सी खास बातें पाई जाती है, तो हम तय नहीं कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति सृजनशील है और कौन व्यक्ति सृजनशील नहीं है, अथवा हम अपने विद्यार्थियों में सृजनशीलता के विकास के लिए कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। देखिए साथियों, सृजनशीलता की विशेषताओं में पहली विशेषता रहती है हमारे सामने नवीनता। बहुत ही काम की विशेषता है नवीनता, यानी जो व्यक्ति सृजनशील होता है उसमें नवीनता पाई जाती है, नई वस्तुओं के निर्माण करने की उसमें ललक पाई जाती है, वो हमेशा नया सोचता है। उसका मानना यह होता है कि बनी बनाई चीजों पर कम सोचो और कुछ ऐसा नया करो जो अब से पहले किसी ने नहीं किया है। तो नवीनता का गुण सृजनशील व्यक्ति में पाया जाता है। दूसरा गुण है मौलिकता। साथियों, मौलिकता का मतलब होता है ऐसी मूल वस्तु जो पहली बार बनी हुई। नवीनता का मतलब होगा नई, और मौलिकता का मतलब होगा पहली बार, मूल रूप से बनाई हुई, जड़ से बनाई हुई। मौलिकता शब्द जो है मूल से आया, मूल का मतलब होता है जड़, जड़ का मतलब जो है आधार है, मुख्य चीज है वो। तो मौलिकता का अर्थ होगा पहली बार बनी हुई कोई वस्तु। अगली विशेषता देखिए, आप ये शब्द जो है ऐसे के ऐसे प्रश्नों में उपयोग हो सकते हैं, इसलिए हम इनको कठिन भाषा में लिख रहे हैं। इनका सरल रूप हमारे समझने के लिए, बाकी इनको अगर हम विशेषताओं में ऐसे ही उपयोग करें तो प्रश्नों में ये ज्यादा मदद करेंगे। अगली जो विशेषता है वो है लोचशीलता। लोचशीलता का मतलब है सृजनशीलता का गुण फ्लेक्सिबल होता है, ये बदलाव करने की क्षमता रखता है, परिस्थितियों के अनुसार ढलने की इसमें योग्यता है। जैसे जो लोचशील व्यक्ति होता है वो हालातों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, और वास्तव में सृजनशील व्यक्ति ऐसा ही होता है। साथियों, हमारे देश में एक महान सृजनात्मक व्यक्ति हुआ था, जिनकी बात हमने अपनी पहली कक्षाओं में की थी, जिनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित हो गया था, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनमें इतनी अद्भुत लोचशीलता पाई गई कि देखिए आप, उन्होंने जो भारत में मिसाइलों के निर्माण के लिए जो अनुसंधान कार्य शुरू किया, तो उस संबंध में एक बात आती है कि उन्होंने शुरुआत में रॉकेट के जो कल पुर्जे होते हैं वो साइकिल पर लेकर गए। देखिए कितनी अद्भुत लोचशीलता है उनमें, कि जिस समय दुनिया के बाकी देश अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त वातावरण में ऐसे सामरिक हथियार, ऐसे अंतरिक्ष में जाने के विमानों का निर्माण कर रहे थे, उन हालातों में उस लोचशील व्यक्तित्व ने साइकिल पर, बाईसाइकिल पर रॉकेट के कल पुर्जे ले जाकर भारत के लिए इतने अद्भुत
मिसाइलें और रॉकेट का निर्माण किया। तो लोचशीलता आवश्यक रूप से एक सृजनशील व्यक्ति की विशेषता हुई। अगला देखिए धारा प्रवाह। धारा प्रवाह, धारा प्रवाह का शाब्दिक अर्थ होता है निरंतरता, कंटिन्यूटी। एक सृजनशील व्यक्ति हमेशा प्रयासरत रहता है, धारा प्रवाह में कार्य करता है, रुकता नहीं है, अंतिम परिणामों तक नहीं रुकता है। जैसा कि आपने सुना है कि बल्ब के आविष्कार से पहले करीब 80 फेलियर प्राप्त हुए थे आविष्कारकर्ता को। अगर उसमें धारा प्रवाहिता या निरंतरता नहीं पाई जाती तो 2-3 फेलियर के बाद प्रयास करना छोड़ देता और आज अपने को बिजली से रोशनी प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि सृजनशील व्यक्ति लगातार प्रयास करेगा, वो धारा प्रवाह होगा। और अगली जो विशेषता है वो है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता, सर्वव्यापकता जो शब्द है थोड़ा कठिन है, इसको समझिए। तो कोष्टक में इसका अर्थ भी लिख देते हैं कि थोड़ी बहुत सब में पाई जाना, थोड़ी बहुत सब में पाई जाना। इसका मतलब यह हुआ कि सृजनशीलता की क्षमता या सृजनात्मकता का जो गुण है ये थोड़ी या अधिक मात्रा में सब लोगों में पाया जाता है। संसार के सभी व्यक्तियों में सृजनशीलता या सृजनात्मकता होती है, लेकिन ये जिस व्यक्ति में अधिक मात्रा में होती है या उसके चारित्रिक के व्यक्तित्व गुणों में सबसे ज्यादा सृजनात्मकता होती है, उस व्यक्ति को अपने इस गुण विशेष के कारण पहचान मिलती है और उस व्यक्ति को सृजनशील व्यक्ति कहते हैं। बाकी थोड़ी बहुत मात्रा में सभी व्यक्तियों में ये पाई जाती है। अगली सृजनशीलता की विशेषता क्या है देखिए, स्वप्न दृष्टा। जो व्यक्ति सृजनशील होता है वो हमेशा कल्पना करता है, नई नई वस्तुओं के बारे में सोचता रहता है, नए नए विचार उसके मस्तिष्क में पैदा होते रहते हैं। स्वप्न दृष्टा, तो सपना देखना भी उसी को कहते हैं कि कुछ नया सोचना। सपना निद्रा वाला, नींद के दौरान जो सपना आता है वो सपना नहीं। स्वप्न दृष्टा का मतलब है नए सपने देखने वाला, खुली आंखों की, जागती आंखों की। और कल्पनाशीलता का मतलब होता है कुछ नया सोचना, ऐसा अद्भुत सोचना जो पहले नहीं हुआ है संसार में, उसके लिए हम कल्पनाशीलता की बात करते हैं। सोचिए जिस व्यक्ति ने पक्षियों को उड़ता हुआ देखकर मानव के लिए ऐसे विमान की पहली बार कल्पना की गई होगी, देखिए उसमें कितनी अद्भुत मेधा थी, कितना उसमें अधिक सृजनशीलता का गुण था कि उसने ये सोचा कि जैसे पक्षी उड़ रहे हैं वैसे किसी बड़े विमान में या किसी बड़े मतलब साधन में बैठकर व्यक्ति भी उड़ सके, आदमी भी उड़ सकते। और उसी कल्पनाशीलता ने, उसी स्वप्न ने मनुष्यों के लिए देखिए आज वायु में उड़ने वाला विमान तैयार किया। तो ये स्वप्न दृष्टा और कल्पनाशीलता का जो गुण है वो सृजनशील व्यक्ति में आवश्यक रूप से पाया जाता है। अगला ध्यान रहे कि सृजनशील व्यक्ति जिज्ञासु होता है, उसे जानने की इच्छा रहती है हर समय। उसके दिमाग को नए ज्ञान की, नई चीजों को जानने की, नई चीजों पर विचार करने की एक बीमारी सी लगी रहती है। ये होता है सृजनशील व्यक्ति का जिज्ञासु गुण। अगला होता है प्रश्न पूछना, हर बात पर सवाल पूछना। ये एक प्रकार से सृजनशील व्यक्ति की विशेषता होती है जिससे कि उसकी जिज्ञासा शांत हो और उसको नई नई चीजें मिलती है। रचनात्मकता, वो रचनात्मकता उसमें पाई जाती है, नई चीजें बनाने की योग्यता। रचनात्मकता का मतलब होता है रचना करने का गुण। चिंतनशील, सोचने वाला, हर समय नई नई चीजों के बारे में सोचने वाला। चिंतन, योग्यताओं का सर्वाधिक विकास करने का साधन है चिंतनशीलता। जैसे साथियों, हम शिक्षण अभिक्षमता के बेहतर विकास के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप चिंतन करिए। शिक्षण इसी सिर्फ टॉपिक के लिए नहीं, आप हर टॉपिक पर अगर चिंतन करते हैं तो आपके पास वो नया ज्ञान निकल कर आता है जो विषय के दायरे से बाहर होता है। और असल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य यही होता है कि आप एक दायरे से बाहर की चीजें सीखे। कंफर्ट जोन में तो कोई भी सीख सकता है, एक तोते को भी रटाए तो वो भाषा सीख सकता है, लेकिन असल अधिगमकर्ता वही होता है जो चिंतन के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा आशातीत सीख ले, आशाओं से बाहर जाकर, कंफर्ट जोन से बाहर जाकर सीख ले। इस प्रकार चिंतनशीलता एक अच्छे सृजनशील व्यक्ति की विशेषता हुई। अगली विशेषता होती है सृजनशील व्यक्ति की एकाग्र चित्तता, यानी उसका जो मानस है, उसका जो मन है वो एकाग्र होकर रह सके, ऐसी उसमें मेधा पाई जाती है। जो व्यक्ति एकाग्र होता है वही व्यक्ति एक चीज पर अधिक समय तक सोच पाता है। अक्सर हमारे देखते हैं दुनिया भर के वैज्ञानिक और आविष्कारकर्ता, अनुसंधानकर्ता अकेले में रहना पसंद करते थे,
क्योंकि ऐसे में उनको चिंतन करने की, एकाग्र रूप से सोचने की ज्यादा अवसर, ज्यादा मौके मिलते थे और इस दरमियान वो नई वस्तुओं के आविष्कार कर देते, नई समस्याओं के सॉल्यूशन ढूंढ लेते। इस प्रकार ये विशेषताएं कार्य करती है। साथियों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटाकर हम आगे की कुछ और विशेषताओं पर बात करेंगे। सृजनशील व्यक्ति में और कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, आगे हम बात करते हैं। अगला गुण है सृजनशील व्यक्ति का अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, चिंतन को अपसारी और अभिसारी दो भागों में बांटा गया है। अभिसारी जो चिंतन होता है वो केंद्रित होता है, सीमाओं के अंदर घिरा रहता है, और अपसारी जो चिंतन होता है ना, ये आउट ऑफ बाउंडेशन होता है। अभी हमने एक वर्ड का यूज किया था ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, उसको यहां पे वापस रखेंगे, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इसका मतलब है हम एक दायरे के अंदर सोचते हैं, उससे आगे बढ़कर सोचें, दायरे में कैद नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई विद्यार्थी 10वीं कक्षा करने के बाद विज्ञान विषय लेता है और 11वीं 12वीं में पढ़ता है, तो अब उसको अपने विषय के अतिरिक्त भी सोचना चाहिए। सिर्फ ये नहीं करना है उसको फिजिक्स में कितना पढ़ना है जिससे कि वो पास कर ले क्लास, बायोलॉजी में कितना अधिक पढ़ना है कि उसके परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, नहीं। वो बायोलॉजी और फिजिक्स को पढ़कर इतना ज्यादा सोच ले कि उसमें एक वैज्ञानिक के गुण आ जाए, उसमें कुछ नया कर दिखाने की जो योग्यता है वो पैदा हो जाए। इसको कहते हैं अभिसारी अपसारी चिंतन। तो आवश्यक रूप से सृजनशील व्यक्ति में अपसारी चिंतन पाया जाएगा। अभिसारी चिंतन इसका विपरीत होता है, जो एक छोटे से दायरे में सोचने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। अभिसारी चिंतन ये सृजनात्मकता के लिए अच्छा नहीं है। सृजनशील व्यक्ति में अपसारी चिंतन पाया जाएगा, अभिसारी चिंतन नहीं पाया जाएगा। जिस व्यक्ति में अभिसारी चिंतन पाया जाता है वो किसी एक वस्तु का ज्ञान पूरा ले लेता है, लेकिन उसमें कुछ नया करने की योग्यता उत्पन्न नहीं हो सकती। देखिए साथियों, अगली जो सृजनशील व्यक्ति की विशेषता है वो है दूरदर्शी। ये एक ऐसा गुण है जो हर व्यक्ति, हर अच्छी विशेषता के साथ जोड़ा जाता है, बताया जाता है। जैसे कि हमने शिक्षक के लिए भी देखा था कि शिक्षक दूरदृष्टा होना चाहिए, भविष्य दृष्टा होना चाहिए। यानी उसको भविष्य के बारे में इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि आने वाले संसार में कौन से नए परिवर्तन होंगे और आने वाली दुनिया की नई नई जरूरतें क्या होगी। और अगला देखिए, सृजनशील व्यक्ति आवश्यक रूप से उत्साही और ऊर्जावान होते हैं। इनमें इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि ये कभी भी कार्य करते हुए थकते नहीं है, या कभी भी बहाने नहीं बनाते, कभी भी एक्सक्यूज करके अपने कार्य को रोकते नहीं है, या फिर कार्य से जी नहीं चुराते। उनमें इतनी अद्भुत ऊर्जा पाई जाती है। इससे अगला जो इसका सृजनशील व्यक्ति का गुण है वो है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, इनके अंदर डिसीजन पावर बहुत तगड़ी होती है, और ये जो डिसीजन लेते हैं वो बड़ा मजबूत लेते हैं, प्रण कर लेते हैं। वही सृजनशील व्यक्ति होते हैं, क्योंकि सृजनशीलता का प्रयोग करके हम जिस प्रोडक्टिविटी की कल्पना करते हैं ना, वो इतनी सरल नहीं होती है। हम देखते हैं कि संसार में जितने भी आविष्कार हुए, जितनी भी नई खोजें हुई है, उनमें लगे लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आवश्यक रूप से वो सृजनशील थे, और उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय के कारण ऐसा करके दिखाया है। एक सृजनशील विद्यार्थी अपने विषयों में अधिक प्रवीण होता है, वो अपनी शिक्षण अभिक्षमता जैसे चिंतन के टॉपिक को भी पढ़कर अच्छे से विकसित कर सकता है। तो अगर आप में ये गुण पाए जाते हैं तो आप आवश्यक रूप से समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हैं, बहुत ही ज्यादा काम के हैं। आप पर भविष्य का राष्ट्र और समाज गर्व करेगा। साथियों, इसके साथ अपनी करीब करीब इसकी विशेषताएं पूर्ण हो जाती है। एक आध विशेषता और बसी हो तो हम बात कर लेते हैं। उत्पादकता पाई जाती है उनमें। रचनात्मकता की बात हमने कही थी। ये भरोसा करते हैं सृजनशील व्यक्ति की कुछ न कुछ नया प्रोड्यूस किया जाए। उत्पादकता का जो गुण है वो सृजनशील व्यक्ति में पाया जाता है। इस तरह हम सीख सकते हैं कि देश के जो सफलतम उद्योगपति हुए, देश के जो सफलतम प्रोड्यूसर हुए, मैन्युफैक्चरर हुए, उन सब के में ये सृजनशीलता का अद्भुत गुण पाया जाता है। जैसे भारत में एक व्यक्ति हुए थे टाटा, जमशेदजी टाटा, नाम सुना होगा सबने। इस व्यक्ति में अद्भुत सृजन मेधा पाई जाती है, और ये भारत के शुरुआती उद्योगपतियों में से एक थे। अंग्रेजों के जाने और भारत के आत्मनिर्भर होने के जमाने की बात है। ये भारत के पहले बड़े उद्योगपति थे। इनमें सृजन क्षमता बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते उन्होंने उत्पादकता को बढ़ावा दिया और एक भारत के सफल उद्योगपतियों में से उभर कर आए, और आज के भारत के नए उद्योगपतियों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है। तो ये सारे के सारे गुण एक कल्पनाशील व्यक्ति में, एक सृजनशील व्यक्ति में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ अच्छी बातें उनमें पाई जा सकती हैं, जैसे कि
अधिक सोचने की आदत, ज्यादा से ज्यादा संसार को देखने की आदत, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की आदत, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का मतलब है अधिक से अधिक लोगों से मिलने में इंटरेस्ट रखना। ऐसी चीजें, ऐसी बातें सृजनशील व्यक्ति में पाई जाती है। अब साथियों देखिए कि सृजनशील व्यक्ति की ये जो बात आई है ना, ये आई उठकर कहां से? तो विद्यालयी जो वातावरण होता है उसमें दो प्रकार के बालक पाए जाते हैं। एक बालक पाए जाते हैं साधारण, और दूसरे पाए जाते हैं असाधारण बालक। साधारण बालक और एक पाए जाते हैं असाधारण बालक। असाधारण बालकों को विशेष बालक भी कहते हैं। विशेष बालक। बालक शब्द का मतलब यहां पे सीखने वाले से, अधिगमकर्ता से। तो साधारण बालक तो वो होगा जो औसत होगा, पढ़ लिख कर अपना होमवर्क पूरा कर लेता है, परीक्षाएं पास कर लेता है और एकेडमिक लाइफ कंप्लीट करके समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है और समाज में जीने लगता है। लेकिन असाधारण बालक दो टाइप के होते हैं। एक तो असाधारण मेधा उसमें सकारात्मक पाई जा सकती है और एक उसमें नकारात्मक पाई जा सकती है। नकारात्मक का मतलब होगा उसमें जो असाधारण शब्द का उसके लिए प्रयोग हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, कि वो अच्छा नहीं है। अब सकारात्मक असाधारण बालक कौन सा होगा, स्पेशल चाइल्ड कौन सा होगा? तो वो व्यक्ति होते हैं सृजनशील, प्रतिभाशाली, अति प्रखर। उन व्यक्तियों के लिए सकारात्मक असाधारण बालक शब्द का प्रयोग होता है। और नकारात्मक कौन होंगे? पिछड़े बालक, मंदित बालक, जड़ बुद्धि बालक, मूर्ख बालक। इन शब्दों का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है। अब साथियों देखिए कि असाधारण बालकों के अंदर से सृजनशील व्यक्ति की बात हुई है, तो क्या और भी अ, सीखने वालों की बात हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। इसकी बात हम आगे के अपने टॉपिक में करेंगे। बाल विकास को थोड़ा हम समझेंगे उसके नीचे दर्जे से, और उसी के साथ हम बात करेंगे कि असाधारण बालक क्या होते हैं। वहां पे हम सृजनशील व्यक्ति की वापस बात करेंगे। चलिए इससे आगे की अपन हेडिंग को देखते हैं कि क्या रह सकती है। तो मुख्य हेडिंग तो इस टॉपिक की ये हो गई। अब दूसरी प्रश्न बनने की जो हेडिंग है वो ये होती है कि आप एक शिक्षक हैं, आप एप्टीट्यूड तैयार कर रहे हैं, मतलब आप भविष्य के शिक्षक हैं। आप प्री टीचर ट्रेनिंग का टेस्ट दे रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग करेंगे और फिर आप स्कूलों में प्रवेश करेंगे। तो कैसे कैसे किस प्रकार किन चीजों का उपयोग करते हुए आप अपने विद्यालय में विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी पैदा करेंगे, उनमें सृजन क्षमता का विकास कैसे करेंगे, स्वयं पहले सृजनशील बनकर कैसे अपने विद्यार्थियों को सृजनशील बनाएंगे। तो क्यों सृजनशील बनाएंगे? तो ध्यान रखना, राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए, नव निर्माण के लिए सृजनशील व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें उनमें सृजन क्षमता का विकास करना जरूरी होता है। तो ध्यान रखना, सृजनात्मकता के विकास के लिए कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती है? सृजनशीलता के विकास के लिए प्रयास या विकास के लिए गतिविधियां या प्रयास कहेंगे। आप एज ए टीचर अपने स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां करवा सकते हैं, कौन कौन से उनको गुण सिखा सकते हैं। तो ध्यान रखना, पहली बात, रोचक वातावरण। रोचक वातावरण पहली बात। शिक्षा का, विद्यालय का वातावरण इतना अधिक रोचक होना चाहिए कि बालक हर नई चीज पर गौर करे, उस पर रुचि ले, पढ़ने में रुचि ले, जानने में रुचि ले और चिंतन करने में रुचि ले। अगला जो है गतिविधि हम करवा सकते हैं, स्वयं करने पर बल। स्वयं करने पर बल। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इसको शॉर्ट में कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखना। इसमें कौन सी बात इंपॉर्टेंट रहती है? अवसर देने की बात। छात्रों को अगर कुछ भी स्वयं करने के लिए दिया जाए तो खुद उस चीज को करने में, सीखने में, समस्या का समाधान ढूंढने में, इसके दरमियान वो इतना ज्यादा चिंतन और कल्पना करता है कि उसमें स्वतः ही सृजनशीलता के गुण विकसित हो जाते हैं। इसके अलावा क्या किया जाना चाहिए? दबा कर नहीं रखें, यानी छात्रों को दबाएं नहीं, छात्रों पर दबाव न बनाएं, दबाव न बनाएं। अनुपयुक्त और जरूरत से ज्यादा अगर शिक्षक छात्रों को अनुशासित रखता है या कहता है आप कक्षा में बिल्कुल नहीं बोले, इधर उधर घूमे नहीं, फालतू के सवाल नहीं पूछें, अगर इस तरह से शिक्षक छात्रों को दबा देगा तो उनमें कभी भी सृजन मेधा का विकास नहीं होगा, वो कभी भी सृजनशील नहीं हो सकते। इसलिए शिक्षक को ध्यान रखना है कि छात्रों को अत्यधिक दबाकर ना रखे, उन्हें खुला छोड़े ताकि वो चीजों पर ध्यान दे सके, चीजों पर चिंतन कर सके। इस दौरान अवश्य छात्र थोड़ी बहुत शरारत कर लेते हैं, लेकिन गलतियां और शरारत विकास काल की विशेषताएं होती है। इसलिए छात्रों को दबाव में नहीं रखा जाए, अनुशासित में अधिक नहीं रखा जाए। हाँ, अनुशासित जीवन जरूरी है, लेकिन अनुशासन उतना ज्यादा ना हो कि छात्रों की मूलभूत योग्यताओं को
मार दे, इसलिए शिक्षक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज रहती है सह शैक्षिक गतिविधियां आयोजित करवाना। सह शैक्षिक गतिविधियां आयोजित कराना, हमने पहले की कक्षा में और बात की है कि सह शैक्षिक गतिविधियां क्या होती, को एकेडमिक एक्टिविटीज। यानी एकेडमिक एक्टिविटीज क्या होती, किताब पढ़ाना, लेसन पूरे करवाना, परीक्षा लेना, मूल्यांकन करना, यह है शैक्षिक कार्य। अब सह शैक्षिक गतिविधियां क्या है, जैसे प्रार्थना सभा, बाल सभा, संगीत प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, कला प्रदर्शनी, कला मेला, इसके अलावा खेल प्रतियोगिता। ऐसी अलग अलग प्रतियोगिताओं का समय समय पर SUPW कैंप स्कूल में इनको आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों को कुछ नया करने का, नए विचार प्रकट करने का अवसर मिलता रहे। जितने ज्यादा छात्रों को मौके मिलेंगे, उतने ज्यादा छात्र सृजनशील होंगे, इस गुण का उनमें विकास होगा। साथियों, 4 गुणों को ध्यान में रखिए, इनसे रिलेटेड सवाल बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं कि सृजनशीलता के विकास के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल हमें एप्टीट्यूड डेवलप क्यों किया जा रहा है, ताकि हम भविष्य के शिक्षक के रूप में अपनी भूमिकाओं को अच्छे से निभा सकें। तो एज ए टीचर आप स्टूडेंट में क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए इन कार्यों को कर सकते हैं, इन गतिविधियों को कर सकते हैं। इनको लिखने के बाद हम आगे की गतिविधियां देखते हैं। देखिए, जहां तक संभव हो, जहां तक हो सके, शिक्षक को रोचक शिक्षण विधियों का और रोचक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। हमने शिक्षण अधिगम में पढ़ा था। अब इसको हम एक बार फिर देखते हैं कि रोचक व जिज्ञासा उत्पादक उत्पादक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए। साथियों, एक बार के लिए आप समझिएगा कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग एड्स। ये क्या होती है, तो किसी भी लेसन को क्लियर करने के लिए, किसी भी अवधारणा को छात्रों के सामने समझाने के लिए शिक्षक को कुछ अन्य सहायक चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे एक भूगोल के शिक्षक विश्व का नक्शा पढ़ा रहे हैं, तो उनको ग्लोब की जरूरत पड़ती है। ग्लोब घुमा के बताते हैं किस प्रकार का अपना ग्लोब है, किस प्रकार का अपना वैश्विक भूगोल है। मान लो एक शिक्षक कक्षा में बायोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जिसमें उनको वृद्धि के बारे में पढ़ाना है कि वृद्धि किस प्रकार होती है। तो वो एक पौधे को उपयोग करके उसकी 2-3 दिन के अध्ययन से बता सकते हैं कि भाई पौधे ने किस प्रकार वृद्धि की है। तो ये पौधा खुद स्वयं पौधा बनाकर लाना शिक्षण सहायक सामग्री हो सकती है। किसी चीज का मॉडल हो सकता है, चित्र हो सकता है, या फिर स्वयं वस्तु खुद भी लाई जा सकती है। इन सबको हम टीचिंग एड्स कहते हैं, सहायक सामग्री कहते हैं। सहायक सामग्री को कुछ प्रकारों में बांटा जाता है, जिसको हम आगे कक्षा में बात करते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि शिक्षण सामग्री को कहते हैं श्रव्य सामग्री। ऐसी शिक्षण सामग्रियां जिसको सुनकर छात्र को सीखने में मदद मिले, जैसे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई चीजें हो, जैसे उसको रेडियो सुनाया जाए, जैसे उसको शिक्षक ने खुद बोलकर कोई कविता सुनाई हो, कहानी सुनाई हो, या कोई बात सुनाई हो। तो ये हुई श्रव्य। श्रव्य का मतलब है सुनकर सीखने लायक सहायक सामग्री। एक होती है दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री क्या होती है, जिसको देखकर सीखा जा सके, जैसे कि चार्ट है, जैसे कि मॉडल है, जैसे कि चित्र बनाए हुए हैं, इनको हम कहेंगे दृश्य सहायक सामग्री। फिर एक होती है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, जिसमें कंबाइंड दोनों के गुण होते हैं। तो जैसे कि हम टीवी देख रहे हैं, वीडियो वीडियो में हमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। इस अर्थ में जो वो सहायक सामग्री, उसको हम कहेंगे दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। और अंत में इन सबसे अलग और बड़े दायरे वाली एक शिक्षण सहायक सामग्री होती है प्रत्यक्ष वस्तु का दर्शन, या फिर मूर्त रूप से उसका अनुभव किया जाना। जैसे कि किसी मेले के बारे में बात कर रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, और कुछ दिनों बाद पास में ही कोई सांस्कृतिक मेले का आयोजन हुआ, और छात्रों को वहां ले जाकर मेले की सारी विशेषताओं से रूबरू करवाया, तो छात्र उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान रखना, शिक्षण सहायक सामग्रियों में सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री होती है मूर्त रूप से ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव करवाया जाना। इस हिसाब से टीचर को बेस्ट टीचिंग एड कैसे यूज करने चाहिए, इस संबंध में अपने को टीचर ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा आगे, उसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी शॉर्ट में बात हम आगे कक्षाओं में और करते रहेंगे धीरे धीरे। तो शिक्षक को ऐसी सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए जो रोचक हो, जो छात्र में रोचकता पैदा करे, उसके अंदर प्रश्न उठाए, उसमें जिज्ञासा को उत्पन्न करे। इसके अलावा शिक्षक क्या कर सकता है सृजनात्मकता के विकास के लिए? प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना।
जैसे ऐसे सृजनात्मक प्रश्न कैसे होने चाहिए? विचारोत्पादक, विचारोत्पादक। जैसे छात्रों को अधिकाधिक सोचने के लिए मजबूर करना। प्रश्न पूछते हैं, मान लो कि गुरुजी प्रार्थना सभा में कहते हैं कि छात्रों, अगर आपके घर के पहिए होते तो आप क्या करते? आपके घर के मतलब टायर लगा दिए जाते तो आप क्या करते? अगर ऐसा होता तो आप क्या करते? मान लो कि छात्रों से पूछे, अगर पेड़ चलते तो क्या होता? अगर आप उड़ पाते तो क्या होता? इससे क्या होता है कि छोटे हो चाहे बड़े छात्र अधिक से अधिक कल्पना और चिंतन करते हैं और ऐसे में उनमें अनायास ही सृजनशीलता का विकास होता रहता है। साथियों, सृजनशीलता की इसके अलावा विकास के लिए क्या प्रक्रिया की जा सकती है? तो एक देखो, संवर्धन कार्यक्रम होते हैं, संवर्धन कार्यक्रम। संवर्धन, संवर्धन का मतलब है जितना है उससे अधिक बढ़ाना। संवर्धन कार्यक्रम, कार्यक्रमों का आयोजन। हमें लगता है कि हमारे स्कूल के कुछ बच्चे आवश्यक रूप से विद्यालयी गतिविधियों में कमजोर है, लेकिन उनमें अद्भुत सृजनशीलता पाई जाती है। तो उनकी सृजनशीलता को विकसित करने के लिए, उनको अधिक से अधिक अवसर देने के लिए स्कूल में ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जाए, स्कूल में ऐसे कार्यक्रम चलाए जाए, जिससे उनकी इस अद्भुत मेधा का और अधिक विकास हो सके। साथियों, इसको कहेंगे हम संवर्धन कार्यक्रम। ये अक्सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए यूज किए जाते हैं। आगे हम देखेंगे मूर्त रूप से समझाना। मूर्त रूप से समझाना, मूर्त रूप से समझाना व अमूर्त चिंतन के लिए प्रेरित करना। अमूर्त चिंतन के लिए प्रेरित करना। देखिए, मूर्त रूप से समझाने का मतलब है किसी वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन करवा के जिस चीज को जितना अधिक उनके सामने रख सकते हैं छात्रों के, वैसे समझाना। और अमूर्त का मतलब है जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके बारे में उनको चिंतन करने के लिए प्रेरित करना। इससे उनमें क्रिएटिविटी का डेवलप होगा, सृजनशीलता बढ़ेगी, ज्यादा आएगी। साथियों, इनके अलावा भी हम कई गतिविधियां कर सकते हैं जिनसे हमें लगता है कि ये गतिविधि करके, ये गतिविधि करवा के छात्र के दिमाग में नए आइडियाज आएंगे, उसकी चिंतन प्रवृत्ति का विकास होगा। अगर इन बातों को हम इससे भी अधिक बढ़ाकर करेंगे तो हम और भी कई सारी ऐसी गतिविधियां अपनी तरफ से भी सजेस्ट कर सकते हैं जिससे सृजनशीलता का विकास हो और हम अपने विद्यालय में इनको लागू कर सकें। अगला एक सिर्फ और सिर्फ आपके सोचने के लिए मैं मतलब जो है हेडिंग दे रहा हूं कि सृजनशीलता की उपयोगिता क्या है। सृजनशीलता की उपयोगिता। अब इस पर मैं जितना हो सके छोटे शब्दों में, कम शब्दों में इस पर मैं थोड़ा क्लियरेंस देता हूं आपको, और उसके बाद आपको इस पर चिंतन करना है। और इसमें लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये चिंतन का विषय है कि सृजनात्मकता की उपयोगिता क्या है। देखिए, शिक्षा, शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होता है? पहले की कक्षा में मैंने एक प्रश्न छोड़ा था, शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करना, व्यक्ति को समाज और राष्ट्र के योग्य बनाना, यानी उसमें ऐसी विशेषताएं, ऐसी योग्यताएं डेवलप करना कि वो समाज और राष्ट्र के लिए काम का बन जाए। ठीक वैसे ही सृजनशीलता भी इसी अर्थ में काम आती है कि जिस व्यक्ति में सृजनशीलता होती है वो समाज देश के लिए अच्छे काम करता है, नए निर्माण करता है, नए आविष्कार करता है, प्रेजेंट में जो समस्याएं आ रही उनका सॉल्यूशन करता है। तो सृजनशीलता का ये उपयोग हुआ। इसके अलावा सृजनशीलता के क्या उपयोग हो सकते हैं, इनके बारे में आप सोचेंगे, जितना अधिक सोचेंगे उतना एप्टीट्यूड डेवलप होगा। इसी के साथ अपना ये आज का टॉपिक पूरा होता है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे, और हम अपने शिक्षण अभिक्षमता के अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।